अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत आज एक ऐसे मौके पर लगाई गई है जब देश में लोगों के मन में चिंता है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। 2 महीने से भी कम समय बचा है। क्या ये गेम्स ठीक से हो पाएंगे? क्या स्टेडियम बन पाएंगे? क्या हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे? क्या दिल्ली के गड्ढे और दिल्ली की टूटी सड़कें ठीक हो पाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। हम आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश कर रहे हैं जिस पर ये इल्ज़ाम हर रोज़ लगते हैं, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाडी। सुरेश कलमाडी, ये हैट की कुछ खास सिग्निफिकेंस है? ये बचाता है आपको जब पत्थर पड़ते हैं लोगों से? ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इससे पहले के इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला सवाल पूछें, इल्जाम लगे, सफाई मांगे सुरेश कलमाडी से। इससे पहले एक नजर डालते हैं उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का एक खास मुकदमा चला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाडी पर। पिछले 14 साल से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश कलमाडी आजकल खबरों में हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। सुरेश कलमाडी का दावा है कि गेम्स बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन नेताओं का दावा है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि कहीं सफलतापूर्वक हमने आज के कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिए तो कल कहेंगे कि एशियन गेम्स लाओ, ओलंपिक गेम्स लाओ। तो इसलिए मैं खुश हूं इस बारिश को देखकर। खाली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार और लूटे लूट है। आइए, लूट का खमियाजा पूरे देश और दुनिया को, खिलाड़ियों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह का ये लोग गंदा घिनौना काम लूट किया, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया, भारत का इमेज खराब किया। तो ये समूचा लड़ भी रहे हैं आपस में, मणिशंकर अय्यर और कलमाडी, ये सब लड़ाई है लूट का। जनता के मन में सवाल हैं, क्या स्टेडियम वक्त पर तैयार हो पाएंगे? क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की छतों से टपकता पानी रुक पाएगा? क्या दिल्ली की टूटी सड़कें कॉमनवेल्थ गेम्स तक ठीक हो जाएंगी? क्या गेम्स के लिए टूरिस्ट आएंगे, और अगर आए तो क्या हम उनके लिए होटल्स में कमरे जुटा पाएंगे? कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स से दुनिया के सामने भारत का मजाक तो नहीं उड़ेगा? क्या गेम्स के नाम पर लोग करोड़ों रुपए खा जाएंगे? करीब 2 महीने बाद होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, खर्चे और उपयोगिता से जुड़े हर सवाल पर सुरेश कलमाडी जवाब देंगे आपकी अदालत में। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम सुरेश कलमाडी पर। आपकी अदालत में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी पर आरोप है कि गेम्स के लिए तैयारी में जबरदस्त कमियां हैं। सुरेश जी, जनता के मन में एक डर है, क्या हम ये गेम्स ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? प्लेयर्स 16 सितंबर से आना शुरू हो जाएंगे, क्या हमारे स्टेडियम्स तब तक तैयार होंगे? और जब इसके बारे में सोचते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है, डर लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सारे स्टेडियम्स एकदम बढ़िया है। अभी विदेश में तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा गेम्स होगा, और हमारे बिगेस्ट क्रिटिक जो थे पेरी क्रॉसवाइट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि हम लोग सोचते थे कि मेलबर्न का गेम्स बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं दिल्ली जाके आया हूँ, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी बेटर देन मेलबर्न। तो विदेश में सब अभी ठीक है, अभी अपने देश में ही अभी आप सबको कन्विंस करना पड़ेगा सब ठीक है। और मुझे लगता है द होल गेम्स हैज़ बीन बिल्ट अराउंड द एथलीट्स।
सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले यहाँ लोग बैठे हैं, जो लोग अपने घर के आसपास देखते हैं, ऐसा लगता है दिल्ली एक लड़ाई का मैदान है। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लगता नहीं कि साल भर से पहले वो ठीक हो पाएंगी। तो ये खेल होंगे कि लोग गड्ढे में गिरेंगे? नहीं, अभी मैं एक बात कर रहा था वो सब स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सब कुछ वर्ल्ड क्लास है और सब स्टेडियम्स ठीक से बन पाएंगे, अब बने हैं और वो अभी और 1 महीना है तो इस्तेमाल कर सकेंगे और एथलीट्स बहुत पसंद करेंगे ये स्टेडियम्स को। गेम्स विलेज भी जो है वर्ल्ड क्लास है, बेटर देन द बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स विलेज, तो बहुत बढ़िया और सब एथलीट्स बहुत खुश होंगे। अगर सड़क टूटी होगी, ट्रैफिक के जैम्स होंगे तो प्लेयर स्टेडियम तक कैसे पहुंचेंगे? व्यूअर्स, देखने वाले कैसे पहुंचेंगे? आप जानते हैं कि दिल्ली का शहर अभी ग्लोबल शहर बन रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है और एयरपोर्ट से बाय मेट्रो आप जा सकते हैं कनॉट प्लेस तक, कनॉट प्लेस से गेम्स विलेज तक, गेम्स विलेज में से सब वेन्यूज जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है और ये ग्लोबल शहर बन रहा है। ये सब जो बन रहा है, दिख रहा है, ये 15 डेज ऑफ गेम्स के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम ऑफ द सिटी। The people of Delhi are very lucky to inherit such a good infrastructure which is coming up for them. थोड़ा तकलीफ ज़रूर हुआ होगा कि ज़रा खड्डे अभी हैं, बट गेम्स टाइम तक सब पूरा हो जाएगा, सब ग्रीन हो जाएगा और सब देखिए, आपकी बात सुन के मुझे वो 3 इडियट्स आमिर खान की याद आ रही है। इसमें वो कहते हैं ना कि होठ घुमाओ, सीटी बजाओ, बोल भैया ऑल इज़ वेल। यहाँ गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हैं, आप कह रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक है नहीं बोला, अभी और गेम शुरुआत होने के लिए 2 महीने हैं, तब तक सब ठीक हो जाएगा, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। शीला जी ने कहा है कि सब अभी शीला जी तो नर्वस हैं। अभी देखिए, गेम्स में बहुत चैलेंजेस होते हैं। अब ये पहले बार कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं इंडिया में और पिछले जो बड़े गेम्स हुए एशियन गेम्स वो 1982 में हुआ था। तो 28 साल कोई अच्छा गेम्स, बड़ा गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स दिल्ली में हुआ नहीं, पहले बार हो रहा है। एंड मैं कहना चाहूँगा कि एकदम सक्सेसफुल गेम्स होने वाले हैं। सो चैलेंजेस काफ़ी देखिए, आपने जिक्र किया गेम सक्सेस होने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टेडियम्स का। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 31 जुलाई इसकी डेडलाइन थी, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने जब जाके देखा तो पता चला कि वहाँ के नाले खुले हुए हैं, मलबे के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं। गुड़गांव में शूटिंग रेंज है, थोड़ी सी बारिश हुई, उसकी सारी जो बाढ़ लगी हुई थी वो ढह गई, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बारिश हुई, इसकी फॉल सीलिंग टूट गई, जो फ्लोरिंग थी वो पूरी बर्बाद हो गई। एक के बाद एक गुजरा। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, सिरी फोर्ट का बैडमिंटन है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है। किसी भी स्टेडियम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वाकई में ये आज इस स्थिति में है कि यहाँ पर गेम हो सके। अभी एक बात मैं सबको कहूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेरा जवाबदारी नहीं है, मेरा रनिंग द गेम्स है। लेकिन मैंने कहा कि एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी नेहरू स्टेडियम की बात करें, थोड़ा देरी हुआ है। देरी क्यों हुआ है? वो ओपनिंग सेरेमनी भी उसी नेहरू स्टेडियम में हो रहा है, तो अंडरग्राउंड टनल चाहिए बोल के हमारे इवेंट मैनेजर ने कहा, तो अंडरग्राउंड टनल करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो अभी सब ठीक है, थोड़ा बहुत अभी द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज़ टेकिंग ओवर ऑल द स्टेडियम्स, तो अभी वो शुरुआत हुआ है। नेहरू स्टेडियम हम कल ले रहे हैं और उसमें कुछ बाकी रहा हो तो हम लोग साइन करके ले रहे हैं, वो 1 हफ्ते में सब। मैं आपको कुछ एविडेंस पेश करना चाहता हूं, उन स्टेडियम्स की हालत क्या है। ये आप ज़रा एक बार वीडियो पर देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ से पानी टपक रहा है, कहाँ से छत टूट रही है, कहाँ मलबा पड़ा है, कहाँ गड्ढे हैं। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि इसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर तो किसी के पैर में चोट लग गई, किसी के पैर में कांच चुभ गया। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है, क्या वजह है कि आपको लगता है कि ये सारे स्टेडियम्स वक्त से पहले ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी
ये सब स्टेडियम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टेक ओवर कर रही है, और जो जो मुश्किलात है उसमें वो सब लिख के हम वेन्यू ओनर को दे रहे हैं, और उनको कहा है कि 1 हफ्ते के पहले आप लोग इस सब को ठीक करना चाहिए। वो प्रोसेस ऑन है। मैं कहना चाहूँगा सब स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे, वो आपको फिक्र करने की कुछ गरज नहीं है। और मैंने सुना कि सिक्योरिटी वालों ने कहा था उन्हें कम से कम 45 दिन पहले स्टेडियम चाहिए तैयार, ताकि वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकें, और उस स्थिति में नहीं है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। नहीं, अभी CISF के फोर्सेस आगे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस आएगी वो 15 दिन पहले आएगी। तब तक सब स्टेडियम्स हैंड ओवर किया जाएगा, और हमारा जो काम है उधर स्टेडियम में वो ओवरलेज डालने का, तो ओवरलेज डालने का काम अभी थोड़ा देरी से शुरुआत हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो काम हमें अब शुरुआत किया है और वो भी पूरा हो जाएगा। मैंने तो ये सुना कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने भारत सरकार से कहा कि आप ये इन गेम्स को लंदन में करा लो, वहाँ 2 साल बाद ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन वो तैयार हैं इसके लिए। मैंने सुना नहीं है। आपको किसने नहीं बताया कि उन्होंने ऑफर दिया है कि भाई यहाँ से अगर सारी मुसीबत से बचना है तो कलमाडी जी वहाँ आ जाइए? ये तो आप मानते हैं कि काम देर से शुरू हुआ, देर से शुरू, और ये भी आप मानते हैं कि जब तक स्टेडियम तैयार हो जाने चाहिए थे उसमें भी काफ़ी देरी हुई, और ये भी आप मानते हैं कि दिल्ली की सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी हैं वो शायद गेम्स के शुरू होने तक ठीक नहीं हो पाएंगी। नहीं, वो हो पाएगी। गेम्स के शुरुआत ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जनता के लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोगों ने दिल्ली के हालत को देखा है, स्टेडियम की हालत को देखा है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि लंदन में 2 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स और अभी से स्टेडियम तैयार हैं, तो 2 महीने हैं अभी हमारे पास और हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है। 7 साल पहले प्रोजेक्ट मिला था, इतनी देर लगी क्लियरेंस होने में। अभी शुरुआत तो लेट हुआ था, बट अभी तो फुल स्केल काम चालू है। ऑल 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है, और गेम्स के पहले ज़रूर सब तैयारी हो जाएंगी। और अभी टेस्ट इवेंट भी हम लोगों ने सब जगह पे किया है, और फील्ड ऑफ प्ले तो एकदम मजबूत है। तो सब फॉरेन एथलीट्स भी जो आए थे यहाँ वो खुश होकर चले गए हैं, तो इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। फिक्र तो है सुरेश जी। मैं बोल रहा हूँ कि बात नहीं है कि जब हम पढ़ते हैं ना कि 11,000 खिलाड़ी आएंगे 72 देशों से, 15,000 ऑफिशियल्स आएंगे, और फिर साथ साथ ये पढ़ते हैं कि उनके रहने के लिए जगह तैयार नहीं है। देखिए, सब एथलीट्स और ऑफिशियल्स रह रहे हैं गेम्स विलेज में, वो 95% तैयार हो गया। अभी और 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसको फर्निश हो जाएगा। बट ये गेम्स विलेज है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एथलीट्स बहुत खुश होने वाले हैं वहाँ, और सब जो है इंटरनेशनल एरिया है, और उधर कल्चरल शोज जो होने वाला है वो एरिया है, सब फर्स्ट क्लास है। तो वो आप तो वही 3 इडियट्स की तरह कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल। सुरेश जी, आप कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, लेकिन जनता के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं इस गेम्स को लेकर कि जनता कह रही है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। आपकी अदालत में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर इल्जाम है कि गेम्स के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है। सुरेश जी, पिछले 15 दिन में जिस तरह की खबरें अखबारों में छपी, जिस तरह से टीवी चैनल्स में खबरें आई, जिस तरह से कागज़ लीक हुए, एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर लूट हो रही है। कॉमनवेल्थ के नाम पर पैसे की लूट है, लूट सके तो लूट। मेरी जवाबदारी वो 1600 करोड़ रुपया जो ऑर्गेनाइजिंग गेम्स का उधर तक लिमिटेड है, और उसके लिए मैं उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है कि जहां पर 1200 करोड़ खर्च होना था, फिर 12,000 करोड़ हुआ, फिर किसने कहा 35,000 करोड़, कल पार्लियामेंट में किसने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए इस गेम्स पर खर्च हो रहे हैं। अभी ये खर्च हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहे हैं, और ये दिल्ली के लिए, जो दिल्ली आगे बढ़ रही है 5-10 साल, उसके लिए हो रहा है। बट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द गेम्स जो है वो सिर्फ 1600 करोड़ रुपया है। लेकिन ये भी 1600 करोड़ रुपए भी पिछले कुछ सालों में 3 गुना हो गया, 2 से 3 गुना हो गया है। क्योंकि देखिए, ये गेम्स 28 साल के बाद हो रहे हैं, तो जो इनिशियल जो हम लोगों ने बताया था, हमें पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ करनी है। तो फिर एक डेलीगेशन मेलबर्न गई, वहाँ के गेम्स में क्या क्या खर्चा हो वो लेके हम लोग आए और नया बजट बनाया। तो वही ज़्यादा से वही बजट चल रहा है। देखिए, जब तक ये पैसा गेम्स पर खर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, शायद देश की जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन देश की जनता का पैसा किसी की जेब में चला जाए,
देश की जनता का पैसा भ्रष्टाचार में किसी नेता की, किसी ऑर्गेनाइजर, किसी अफसर की पॉकेट में चला जाए, इससे नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल नहीं, बट हम लोगों के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑफिस में मैं अध्यक्ष बोल के फाइनेंशियल पावर हमारा 1 रुपये का भी नहीं, वो पहले से हम लोगों ने देखा है। जो कोई डिसीजन होते हैं वो मेजर डिसीजंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, और वहाँ भी ऑल्सो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं उनके हमारे साथ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के भी लोग उधर हैं, दिल्ली सरकार के भी लोग उधर हैं, तो कंबाइंड डिसीजन हम लोग लेते हैं। अब कैसे डिसीजन होते हैं इसकी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। ट्रेडमिल जो बाजार में 4 लाख रुपए की मिलती है, उसको 45 दिन के लिए हायर किया 9,75,000 रुपए में, ये डिसीजन है। 35 रुपए का जो टिश्यू पेपर मिलता है वो मिलेगा 4,138 रुपए में खरीदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने। चेयर्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, हर चीज में 6,000 रुपए का जो फ्रिज होता है उसको किराए पर लिया 45 दिन के लिए 42,000 रुपए में। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है? बिल्कुल नहीं, ये आप ओवरलेस के बारे में बात हो रही है, और इसके लिए ग्लोबल टेंडर किया गया था और सब लोगों ने अपना अपना कोटेशन दिया है। बट मैं बताऊं, अभी आप बोल रहे हैं ये टॉयलेट पेपर की बात जो बोली आपने, टॉयलेट पेपर का आपने बोला 3,750 कुछ, बट दैट इज़ नॉट फॉर 1 टॉयलेट पेपर, इट इज़ फॉर अ रोल ऑफ 100 टॉयलेट पेपर्स। तो एक्चुअली एक टॉयलेट पेपर खर्चा 37 रुपीज़ है। सो दिस इज द एनोलॉजी विच हैज़ कम बिफोर द पब्लिक, विच इज़ नॉट करेक्ट। 37 रुपीज़ इज ओनली कॉस्ट ऑफ द टॉयलेट। मैं आपसे एक मोटी सी बात पूछता हूँ, देखिए ट्रेडमिल के बारे में, जो 4 लाख की ट्रेडमिल है, आप उसका 45 दिन का किराया 9,75,000 रुपए देंगे तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? नहीं, देखिए कि ट्रेडमिल के भी ऑन कोटेशन हुआ है। ये जो ट्रेडमिल है, इट इज़ मेंट, इज नॉट अ ट्रेडमिल विच यू कैन गेट इन कनॉट प्लेस, दिस इज अ ट्रेडमिल मेंट फॉर एथलीट्स जो विदेश से आता है, और जो बीजिंग ओलंपिक्स में भी था, लंदन ओलंपिक्स में होने वाला हमारे पास भी है। ये ग्रेविटी का ट्रेडमिल है जो एथलीट्स चल पाएंगे, और इसका भी एक स्पेशल प्राइस है उसका, लेकिन इसका ऑर्डर हम लोगों ने 1 महीने पहले कैंसिल कर दिया है। हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि डीडीए चाहती थी, अब डीडीए नहीं चाहती है, तो वो कैंसिल है। अब आप कह रहे हैं कि ये ट्रेडमिल, ये चेयर्स, एसी, अभी एसी के किराए पर नहीं, लेने नहीं, एसी की बात कर रहा हूँ। एसी का आपने बहुत खर्चा बताया, बट ये एसी, ये नॉर्मल बेडरूम एसी नहीं है। ये एसी जो टेंट के बाहर लगता है, 10 टन वाला है, बहुत बड़ा टेंट होता है, तो बाहर लगने वाला वो 10 टन का होता है, एंड उसके लिए प्रॉप्स लगते हैं, और प्रॉप्स के साथ जो खर्चा है वो दिया गया है। तो दिस इज एज पर इंटरनेशनल कोटेशन लोअर देन व्हाट हैपेंड इन बीजिंग और एनी अदर। देखिए, जो रिपोर्ट छपे उससे इंप्रेशन यह है कि डस्टबिन, इमरजेंसी लाइट्स, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें जो आउटलेज में आई हैं 670 करोड़, इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर ओवर एक्सपेंडिचर हुआ है, गड़बड़ हुआ है। ऐसे लोगों को ठेके दिए गए हैं जो पैसे बना रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये ओवरलेस तो कंप्लीट कमेटी उस पर गई है, एक एक चीज़ पे गई है, और आप मुझे दीजिए, देयर आर 1500 आइटम्स, एंड एनी आइटम यू फील दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, विल गिव यू अ रिटन रिप्लाई ऑन दैट। सब इट्स अ मिसकंसेप्शन, इट्स अ हाई क्वालिटी स्टफ, और इट इज़ अ लार्जर पैकेज। जो आप जैसे कह रहे हैं कि ट्रेडमिल को आपने फैसला किया जब ये बातें सामने आई, नहीं, उसके पहले ही हो गया। एंड मैं बोलता हूँ, जो वो ट्रेडमिल का कॉस्ट था, उसमें जो टेक्नीशियंस उसको 2 महीने संभालेंगे, उसका भी कॉस्ट था उसमें, और काफ़ी चीज़ें थी, बट इट वॉज कैंसल्ड बिफोर ऑल दिस केम अप। आपकी बात का विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि एम फिल्म्स के सवाल पर आपने एक हाई कमीशन का मेल लोगों के सामने रखा था। एम फिल्म्स की मैं जनता को बात बता दूं, एम फिल्म्स को पैसा दिया गया, और आपने ये कहा कि जो पैसा दिया गया वो इंडियन हाई कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया गया, और उसका जब मेल प्रोड्यूस किया, और बाद में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि हाई कमीशन से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई थी। नहीं, वो आया था, तो मैं खुद गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलने के लिए, क्या बात है, तो उन्होंने उनका मेल बताया, मैंने उनको बताया जो मेल हमारे पास हमारे ऑफिसर ने दी थी, तो उसमें थोड़ा फ़र्क दिखा मुझे। तो मैंने एक कमेटी अपॉइंट की है ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, लेड बाय जर्नैल सिंह, इसका सब देखभाल करने को, एंड फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रूथ। और तब तक हमने ये 3 ऑफिसर जो ये कोटेशन दिए थे, उनको हम लोग ने निलंबित किया है। आपने निलंबित किया या सरकार ने आपको कहा निलंबित करो तो करना पड़ा? नहीं, हम लोगों ने निलंबित किया। क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया कि इन अफसरों को निकाल दो, और आप रिलक्टेंट थे उनको निकालने में।
नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं था, हम लोगों ने निकाला था। और भी ऐसे होंगे जिनको निकाला जाएगा जिन्होंने गड़बड़ की है? जो गड़बड़ करेगा उसको निकालेंगे। ये वी विल नॉट अलाउ एनी करप्शन टेक प्लेस अंडर नेम्स ऑफ कॉमर्स गेम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तो चाहते हैं कि सुरेश कलमाडी को निकाल दिया जाए। हाँ वो तो होगा, लेकिन अभी मैं तो चेयरमैन बना हूँ ओलंपिक कमेटी की वजह से, और मेरे पर काफ़ी जवाबदारी है। मैं काफ़ी कमिटमेंट दे के आया हूँ। जब ये बिड जीता, हम कनाडा को डिफीट किया था, तब उनको कहा कि अच्छे गेम्स कर पाएंगे दिल्ली में, और ये सब चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया गेम्स दिल्ली में होंगे, और ऑल्सो विल बी वेरी अकाउंटेबल फॉर द गेम्स। एंड मैंने कहा है कुछ भ्रष्टाचार की बात हो तो आई एम रेडी फॉर CIG इंक्वायरी और इवन जुडिशियल इंक्वायरी दैट कैन ऑल्सो स्टार्ट स्ट्रेट अवे। आप कह रहे हैं कि अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई बेईमानी हुई है, पैसे की हेराफेरी हुई है, तो आप उसके लिए एक जज के द्वारा नियुक्त की गई इंक्वायरी में फेस करने को तैयार है? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। अब पार्लियामेंट में क्या क्या कहा गया ये आपको जरा बताता हूँ। गुरदास दास गुप्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर देश और जनता के धन को शर्मनाक तरीके से लूटा जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वासुदेव आचार्य, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मरम्मत और साज सज्जा पर 961 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि केवल 90 करोड़ रुपए में हैदराबाद में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेडियम तैयार किया गया। शरद यादव, उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 50,000 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सारी की सारी बातें पार्लियामेंट में कही गई, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। कीर्ति आजाद ने कहा, बीजेपी के मेंबर हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र के तरह खेलों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने आंखें मूंदी हुई हैं, और अफसर शकुनी और दुर्योधन की तरह जनता के धन को लूट रहे हैं। और ऐसा कैसे है कि सबको लूट दिखाई दे रही है और आपको नहीं दिखाई दे रहा? मैंने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होने दो, सब खेल खत्म होने के बाद, या अभी भी एक शुरुआत हो सकती है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सर पे नहीं आती है। ये तो आप जो कंसर्न्ड वेन्यू ओनर है उनसे पूछना चाहिए उस बारे में। सुरेश जी, जो CVC है, विजिलेंस कमिश्नर, उनकी रिपोर्ट, CVC ने कहा कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, हर जगह ज़्यादा खर्चा किया गया है, हर जगह कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं, इंजीनियर ने पैसे बनाए हैं, अफसरों ने पैसे बनाए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है। अभी CVC के रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में एक शब्द नहीं है। ये सारा चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में है, और वो वेन्यू ओनर से पूछना चाहिए। आपके हिसाब से कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? वो CVC जाने। आप नहीं बताएंगे कि इन वेन्यूज के लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार हैं, कौन से मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? वो आपको सब पता है। एक और उदाहरण मेरे पास में है टेनिस टर्फ का। टेनिस टर्फ का ठेका उस कंपनी को दिया गया जिसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ट्रेजरर का बेटा काम करता है। हाँ, लेकिन वो हमने नहीं दिया, वो DDA ने दिया है। मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हाथ में नहीं है, तो ये DDA ने दिया हुआ है, तो आप DDA से पूछना चाहिए। और ये भी सही है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है स्पेस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, उस कंपनी को आपने एडवर्टाइजमेंट इकट्ठा करने का ठेका दिया है, और भारत सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसका 23% हिस्सा उस ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को चला जाता है। ये जो है आप बात कर रहे हैं स्पैम कंपनी के बारे में, इसका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल पहले साइन हुआ था, और ये निर्णय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लिया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो लोग हैं, उधर कॉमनवेल्थ गेम्स के फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और 2 मेंबर्स, दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी हैं और उनके और एक ऑफिसर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं और एक UD सेक्रेटरी भी है, और ओलंपिक कमेटी के लोग भी हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग भी हैं। तो सब मिलके जो फाइनेंशियल जो बड़े चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं हमारी हैं, 1600 करोड़ रुपए की जो है, ये सब चीज़ें वहाँ से आती है, वहाँ डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये सही है कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को 100 करोड़ रुपए देगी तो उसका 23% इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को चला जाएगा? नहीं, रेलवेज़ के बारे में ये रेलवे का 100 करोड़ रुपया लीड पार्टनर बोल के आया था, वो देश के रेलवे बजट में आया था और उसके लिए एक पैसे भी हम नहीं देंगे बोल के उनसे बात की थी। अभी पब्लिक सेक्टर की बात है कि पब्लिक सेक्टर और कंपनियां, एयर इंडिया है, एनटीपीसी है, बहुत पब्लिक सारी सेक्टर का उनको मिलने वाला था 15%, नॉट मोर देन दैट, 15% था। लेकिन अभी पिछले 6 महीने में हम लोगों को डाउट आया कि ये लोग कितना कलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अब तक तो मैं कहना चाहूँगा कि एक पैसा हम लोगों ने दिल्ली 2010 ने उनको दिया नहीं है, एक पैसा भी स्पैम को दिया नहीं है और उनके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। अरे एक्शन जब अखबारों में ये बात छपती है, मीडिया में आती है, उसकी बात करते हैं। नहीं, इसके पहले हम नहीं कर पाते थे क्योंकि फिर उनको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता। उसके बाद इट गोज टू CGF प्रेसिडेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रेसिडेंट, उनका निर्णय होने के बाद किसी को पसंद नहीं है तो फिर इट गोज फॉर आर्बिट्रेशन। मीन्स लंबा प्रोसेस है, 2-3 महीने का प्रोसेस तो होता, इसलिए हमने वो तो क्या नहीं, बट 1 अगस्त के बाद उनको निकाला तो सिर्फ 3 दिन का नोटिस देना पड़ता, इसलिए 1 अगस्त को उनको निकाला गया और 3 दिन का नोटिस देके निकाला गया। आप ये कह रहे हैं कि सुरेश जी इतना सब कुछ हो रहा है और इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उसके चेयरमैन जिम्मेदार नहीं है, कुछ दूसरे लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, ये अभी स्पैम के बारे में मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक पैसे भी नहीं दिए उनको, उनका सारा स्टाफ काम कर रहा है यहाँ, 10 लोगों का स्टाफ, उन्होंने खर्चा पूरा किया है, लेकिन उन्होंने कोई अच्छी तरह से बजट रेज नहीं की है, स्पॉन्सरशिप लाए नहीं है, तो बिकॉज नॉन परफॉर्मेंस वी आर टेकिंग आउट, हम लोग अभी खुद करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में क्या इमेज है पॉलिटिकल लीडर्स की। आप हालांकि एयरफोर्स में रहे, आपने हवाई जहाज़ उड़ाए, एयरफोर्स छोड़ के आप नेता बन गए। जब आदमी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होता है तो वो बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ डाउट्स खड़े होते हैं और जब 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है तो लोगों को ये लगता है कि इस देश में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए नेता, उनकी जेब में कुछ ना कुछ कमीशन का हिस्सा जाता होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जवाबदारी 1600 करोड़ रुपया का है, अभी 50,000 करोड़ मेरे जवाबदारी नहीं। लेकिन आप पर इल्ज़ाम तो पूरे 50,000 करोड़ के लगे। हाँ, होते हैं, बट मेरी जवाबदारी नहीं ना, मेरे सिर्फ 1600 करोड़ का जवाबदारी आप है। कहने कि करे कल्लू और फंस गए मल्लू। सुरेश जी, ये जो गेम्स हैं ये होने चाहिए थे नेशनल प्राइड, ये ऐसा होना चाहिए था लगे कि पूरा देश इस गेम्स को करा रहा है और उसका सिंबल होना चाहिए था शेरा, लेकिन इन गेम्स का सिंबल बन गया सुरेश कलमाडी। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप करा रहे हैं। नहीं, मैं एक बताऊं कि सब लोग काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर गिल, शीला दीक्षित हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर तेजिंदर खन्ना, और अंडर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय जयपाल रेड्डी, वी आर वर्किंग लाइक अ टीम इंडिया। गिल साहब तो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब में जिस तरह से शादी होती है उस तरह के आखिरी मिनट तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आखिरी मिनट में लड़की विदा हो जाएगी ठीक से। नहीं, उन्होंने काफ़ी गेम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए काफ़ी मदद किया है। उसके पहले आप जानते हैं मणिशंकर अय्यर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तब वो 2 साल ज़्यादा काम नहीं हुआ। गिल साहब आने के बाद काम शुरू हो गया है और अभी एकदम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार हो गया है। तो मणिशंकर अय्यर जब कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो अभी मैंने उनको कहा है कि गेम्स होने के बाद हम लोग मिलेंगे। तो फिर किसका बेड़ा गर्क होगा? मेरा तो नहीं होगा, ये तो बताऊँ। आई विल मेक द कंट्री प्राउड, एकदम बेस्ट गेम्स होंगे। आपकी अदालत में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर आरोप है कि ये गेम्स देश के लिए एम्बैरेसमेंट बन जाएंगे। सुरेश जी, आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और बड़े शानदार तरीके से गेम्स होंगे, लेकिन बार बार ये डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये गेम्स ठीक से अगर नहीं हो पाए तो मुल्क के लिए बड़ा शर्मनाक हालत हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 2000 लोग हैं, 100 कंसल्टेंट्स भी है, फॉरेन कंसल्टेंट्स भी है और दिन रात काम कर रहे हैं। 30,000 वॉलंटियर्स हैं जो दिल्ली सिटीजन्स से लिया गया है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं और 15,000 लोग हमारे गेस्ट होंगे जो आने वाले हैं, प्लेयर्स, एथलीट्स, ऑफिशियल्स, उनका देखभाल करना 15 दिन के लिए।
एयरपोर्ट जहाँ से शुरू होते हैं उनसे वहाँ से देखभाल करके उनको वापस जाने तक हमको देखभाल करना पड़ेगा। उसका सारा हॉस्पिटैलिटी की तैयारी, सब कल्चरल प्रोग्राम्स की तैयारी, 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री वो बताने वाले, एक ग्रेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है और खेल के मैदान वर्ल्ड क्लास है, गेम्स विलेज वर्ल्ड क्लास है, तो लोग बहुत खुश होके वापस जाने वाले हैं। मैं आपकी बात ये मान लेता हूं कि एथलीट्स आएंगे, वर्ल्ड क्लास ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, लेकिन अखबारों में खबर छपी है कि उनको देखने कोई नहीं जाएगा। 17 लाख टिकट बेचने का टारगेट है और इसमें छपा है कि सिर्फ 40,000 टिकट अब तक बिके हैं। अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, इतनी शानदार सब कुछ हो रहा है और उसको कोई देखने नहीं जा रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? देखिए, सब स्टेडियम्स फुल हो जाएंगे। अभी हमने टिकट्स तो अब तक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क शुरू नहीं किया है। अभी तक 55,000 टिकट बिके गए हैं। अभी धीरे धीरे, अभी टाइम है, 2 महीना है, अभी सब टिकट बेच दिया तो उस टाइम तो झगड़ा ही होगा कि हमें टिकट नहीं मिला है। अभी टिकट लोग खरीदते हैं लास्ट 15 दिन में, तो अभी स्मूथ सेलिंग हो रहा है, आगे जा रहा है टिकट, काफ़ी टिकट बिकेगी, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। टूरिस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, अब तक सिर्फ 4-5% बुकिंग हुई है। अभी देखिए कि हम लोगों ने कहा था कि 1 लाख टूरिस्ट इसमें होंगे गेम्स में, 50,000 फॉरेन टूरिस्ट रहेंगे, 50,000 डोमेस्टिक टूरिस्ट रहेंगे। डोमेस्टिक में तो काफ़ी इंटरेस्ट निर्माण हुआ है और बेटन रिले सारा जग में जाके आया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्ट सब जगह है। लोग अभी सब बुकिंग सब करने वाले हैं। लेकिन ये सच नहीं कि आमतौर पे जो यूरोप से, अमेरिका से या दूसरे लोगों से जहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वो वक्त से कई महीने पहले अपनी बुकिंग कराते हैं, होटल की बुकिंग कराते हैं, ट्रेन की बुकिंग कराते हैं, हवाई जहाज़ की बुकिंग कराते हैं। ऐसी बुकिंग्स नहीं है, कोई आसार नहीं है। देखिए, जो गेम्स फैमिली है कंप्लीट, उसका बुकिंग सब अशोक होटल में है और वो तो सारा पूरा भर गया है। तो अभी बाकी के जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं, उसका भी बुकिंग अभी पूरा हो जाएगा। जब एथलीट्स कौन आ रहे हैं अब तक वो तय नहीं हुआ। कौन आ रहे हैं? जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, यूसेन बोल्ट, शैली फ्रेजर, स्कॉटलैंड के क्रिस होए, ऐसे सारे नाम लगातार इंटरनेशनल मीडिया में छपे हैं। ये लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, काफ़ी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स गेम्स के लिए आ रहे हैं। अभी शैली का नाम आपने लिया, वो तो डोपिंग इंसिडेंट में पकड़ी गई है तो वो नहीं आएगी, वो ठीक है। हुसैन बोल्ट का आप बोल रहे हैं, तो हमें पता लगेगा 6 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बट वो नहीं आएंगे तो भी उनके साथ जमैका का और 2 रनर्स हैं जो वो अभी पेरिस में जो भागदौड़ हुई 100 मीटर्स 200 मीटर्स, वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द रनर्स ऑफ जस्ट 0.02 सेकेंड्स। तो नए चैम्पियंस होंगे, नए लोग चैम्पियंस बन जाएंगे। तो दिल्ली का गेम्स तो विल बी वंडरफुल बिकॉज मैक्सिमम प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से और इंग्लैंड से आ रहे हैं। उनका सब फिगर्स हमें मिल गया। MS गिल साहब ने तो कहा कि अगर मुझे और सुरेश कलमांडी को ही दौड़ना है तो इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत है। नहीं, सब इंटरनेशनल स्टार्स दौड़ने वाले हैं और गेम्स होने के बाद मैं और गिल साहब भी उस ट्रैक में दौड़ेंगे। अगर आप गेम्स ठीक से नहीं हुए तो जनता दौड़ाएगी आपको भी और गिल साहब को भी। गेम्स ठीक होंगे। लालू यादव जी ने बोला है कि भारत की बेइज्जती हो रही है। क्या हम इतने बड़े गेम्स करवा के भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है कि देश का नाम रोशन होगा। बहुत बढ़िया हम लोग खेल कर रहे हैं और गेम्स होने के बाद मैं लालू जी से फिर से बात करूंगा। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल मेरे पास में है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, और इन्होंने कहा कि अगर इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा इस गेम में तो वो करप्शन में मिलेगा। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। ये भी आपने जिक्र किया था कि 17 लाख टिकटें हैं जिनमें से 55,000 ही बिकी हैं। आपको सुन के ताजुब होगा, हैरानगी भी होगी। इंडिया में सबसे कम टिकट 50 रुपये की रखी गई है, जबकि दूसरे विदेशों में जब भी ये गेम्स हुई हैं 4-5 हज़ार रुपये या 6-6 हज़ार रुपये पर डे की टिकट वहाँ हुई है। लेकिन हमारे यहाँ इतना कम रेट होने के बाद भी कोई लोग टिकटें खरीद नहीं रहे। ऐसा तो नहीं उनको आप पे विश्वास नहीं है कि ये गेमें क्या पता हो या ना हो? अभी देखिए, ये टिकट सेल का शुरुआत है और 50,000 टिकट बिक चुके हैं। अभी जो 50 रुपये की टिकट की बात कर रहे हैं वो पहले सेल आउट हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग सेरेमनी का टिकट जो है वो 1,000 रुपये का है कम से कम, और 1,000 रुपये के टिकट सब सोल्ड आउट हुए हैं।
हमने 50% टिकट रखे हैं एंड के लिए, पर जो 50% हमने रिलीज़ किया वो सारा सोल्ड आउट है। 5,000 का थोड़ा बचा है, लेकिन आप लोग अभी खरीदे नहीं, वो भी चला जाएगा। तो गेम्स के लिए, टिकट्स के लिए काफ़ी डिमांड होने वाला है। आप कह रहे हैं कि इनको अभी मौका है, खरीद ले, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं मिलेगा, ये बाद में ब्लैक में लेना पड़ेगा। मैंने ये सुना है कि जो प्लेयर्स को जो खाना देंगे, जो केटरिंग करेंगे, उसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि किससे केटरिंग कराई जाएगी। नहीं, अभी गेम्स विलेज का सबसे बढ़िया कंपनी को इस्तेमाल किया है और सबसे बढ़िया खाना मिलेगा। और 4 स्टाइल का खाना वहाँ है, इंडियन खाना भी है और थाई खाना भी है, कॉन्टिनेंटल खाना भी है, तो सब वैरायटीज़ प्लेयर्स को मिलेंगे, तो लोग बहुत खुश होंगे इसके बारे में। या इसलिए फैसला नहीं हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने पीने का काम हम कर लेंगे। आपकी अदालत में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर इल्जाम है कि इन गेम्स से देश के खिलाड़ियों का कुछ फायदा नहीं होगा। सुरेश जी, ये कहा जा रहा है कि बाहर के खिलाड़ी ना आए, स्टार्स ना आए तो कोई बात नहीं, टूरिस्ट ना आए तो भी कोई बात नहीं, स्टेडियम जैसे भी हो काम चला लेंगे। लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इतने लार्ज स्केल पर इंडिया में उस पर पैसा खर्चा होता है, तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। गेम्स ठीक होंगे, एथलीट्स, बेस्ट एथलीट्स आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे और हमारे इंडियन एथलीट्स को इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं कहा था कि इस देश में क्रिकेट का तो बहुत जोश है, बहुत यंगस्टर सब क्रिकेट की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से काफ़ी युवक ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएगा। जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बेहतर ये होता कि हम पैसा खर्च करके अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाते, बजाय इसके हम इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गेम्स करने के लिए। नहीं, ये स्टेडियम जो है वी कैन हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन। अभी उसके बाद, गेम्स के बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में सोच गवर्नमेंट ने करना चाहिए। इन स्टेडियम्स में या तो पॉलिटिकल रैलीज होंगी या फिल्म स्टार्स के शोज कराए जाएंगे, स्पोर्ट्समैन के हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं खुश हूँ कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि जो प्राइवेट सेक्टर इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को ले सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी इस बार लेगेसी मोड में गवर्नमेंट भी है, हम लोग भी हैं। सर, एक्चुअली में जब हम लोगों की कॉमनवेल्थ की मेज़बानी मिली थी तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी जो हमें मेज़बानी मिली है, पर कहीं ऐसा तो नहीं जो कि आपको बाद में ये गाना पड़ जाए, सुख के दिन बीते रे भैया दुख के आयो रे। उनका कहना है कि जब मेज़बानी मिली थी तो हम बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब आप इससे परेशान तो नहीं हैं कि कहाँ मुसीबत में फंस गया मैं ये गेम्स शुरू करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, गेम्स बहुत बढ़िया होंगे और सब लोग खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। और जो वादा हमने वहाँ किया था कि अच्छे गेम्स यहाँ कर बताएंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज अच्छा गेम्स नहीं कर पाएंगे, वो इनका समझ था। इसलिए पहले बार 60 साल में हमको झगड़ के गेम्स लेना पड़ा। और अफ्रीका में भी वही था, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सब लोगों ने कहा कि अफ्रीका में नहीं हो सकता गेम्स, लेकिन एक बढ़िया खेल करके, फुटबॉल मैचेस करके अफ्रीका ने भी बताया और भारत भी कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छे करके बताएगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैंने सुना है कि ये स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे रही है। नहीं, कल्चरल वहाँ प्रोग्राम, क्या डांस होगा, ड्रामा होगा? नहीं, देखिए, जब सब लोग आ रहे हैं वो देखने वाले हैं कि देश का कल्चर कैसा है। 5000 ईयर्स ऑफ कल्चर, ये हम लोग ओपनिंग सेरेमनी में बताने वाले हैं। और हमारे रहमान साहब हैं जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो भी थीम सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, वो भी, उसका भी बड़ा अट्रैक्शन होगा। और काफ़ी डांसर्स सब जो है वो काफ़ी हमारे सब एक्सपर्ट्स उसमें अच्छा देखभाल कर रहे हैं और एक बढ़िया ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। और हर शाम को गेम्स विलेज में एथलीट्स के लिए कल्चरल प्रोग्राम होने वाले हैं और सब एथलीट्स खुश होकर वापस चले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सब एथलीट्स खुश होकर जाएंगे। एक राज की बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि करीब 150 कॉन्डोम मशीन्स लगाई जा रही हैं वेन्यूज़ पर। अभी देखिए कि हर इंटरनेशनल इवेंट में, ओलंपिक्स हो या पहले के कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सब इंटरनेशनल इवेंट्स में वो फेडरेशन का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है कि कॉन्डोम बॉक्सेस सिर्फ विलेज में नहीं, सारा शहर में रखना चाहिए। सब तो कौन सा खेल खेलेंगे वो? ये हमारे देश की संस्कृति तो ये नहीं सिखाती। अभी ये इंटरनेशनल पीरियड है और ये गवर्नमेंट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं।
आपकी अदालत में आज हमने पेश किया कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाडी को। हमने सुरेश कलमाडी से ये जानने की कोशिश की क्या देश के लोगों के मन में जो चिंता है कॉमनवेल्थ गेम्स ठीक से हो पाएंगे, कहीं हमारे लिए एम्बेरसमेंट तो नहीं बन जाएंगे। उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए, इल्जामात अपनी सफाई दी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा के फैसले का। कलमाडी साहब, आप व्यक्तिगत तौर पर आरोपों से घिरे हुए हैं और इसकी आपको चिंता होगी, लेकिन इसकी चिंता इस देश को ज़्यादा है आपसे कहीं। ये अदालत ये मानती है कि आप अपने विवेक के तराजू पर अपना व्यक्तिगत गौरव और भारत का गौरव रखें और जिस तरफ पलड़ा झुके वो राह पकड़े, उसमें भले ही आपको जितना जोखिम उठाना पड़े। आपने कहा है कि यू विल मेक दिस कंट्री प्राउड। अगर ये वादा आपने पूरा नहीं किया तो अगली बार दोबारा इस अदालत में आप आइएगा अपनी सज़ा सुनने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुरेश कलमाडी ने आपकी अदालत में जो जनता से फैसला किया कि गेम्स सही होंगे, शानदार तरीके से होंगे, भारत को इन गेम्स पर गर्व होगा, वो अपना वादा पूरा करे, क्योंकि इसमें देश की शान है। ये सिर्फ सुरेश कलमाडी के गेम्स नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के गेम्स हैं, ये देश की जनता के लिए गेम्स हैं और हम सब इन गेम्स से अपना सिर ऊंचा उठ करके बाहर निकलें, यही हमारी कामना है। आपकी अदालत में आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह से फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए